हेलो बच्चों, क्या हाल चाल हैं? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ने के लिए भी एकदम रेडी होंगे। बच्चों, आपको आज यहाँ पर पढ़ना है द्विघात समीकरण की पहली एक्सरसाइज जो कि 4.1 है। इससे पहले आपने पूरा बेसिक कंप्लीट कर लिया था कि भाई द्विघात समीकरण होता क्या है, उसको कैसे पहचानते हैं, उसका मानक रूप क्या होता है, उसके सारे एग्जाम्पल भी कंप्लीट कर लिए थे। आज यहाँ पर उसके सारे प्रश्नों को भी कंप्लीट करना है। एक्सरसाइज है 4.1, बहुत ही आसान प्रश्न आप लिए। पहले तो हमें ये पहचानना है कि भाई द्विघात समीकरण को कैसे आप जस्टिफाई कैसे करोगे कि ये द्विघात समीकरण है, कैसे सिद्ध करोगे कि ये द्विघात समीकरण है। बच्चों, अगर सीधी बात है, अगर ये रूप होता है ना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो यही बस इस रूप का अगर मिल जाए समीकरण तो हम इसको द्विघात समीकरण कह लेते हैं। यहाँ पर खास बात ये है कि जो एक चर होता है ना, चर पर दो घात होना आवश्यक है। ये जो x² का गुणांक है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। हाँ, ये 0 हो सकता है, ये 0 हो सकता है। मतलब कहने का ये कि भाई अगर ऐसा लिखा है तो ये भी द्विघात समीकरण है, या फिर ax² प्लस c लिखा है ये भी द्विघात समीकरण है। मतलब ये 0 हो जाए तो अभी द्विघात समीकरण कहोगे, या फिर इसको ax² प्लस bx जैसे फॉर्म में लिखा है ये c वाला पद 0 हो जाए तो अभी इसको हम द्विघात समीकरण ही कहेंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ये तीनों की तीनों पद हों। ये जरूरी है कि जो x² का गुणांक है ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाता है तो समझो ये पूरा पद खत्म हो जाएगा, ये पूरा पद ही खत्म हो जाएगा। तब आपको यहाँ पर केवल रैखिक समीकरण मिलेगा, एक चर x की एक घात मिलेगी। मतलब रैखिक का मतलब होता है चर पर एक घात। जब एक घात मिलेगी तो दो घात नहीं रहेगी, मतलब सीधा द्विघात नहीं रहेगा। द्विघात समीकरण होने के लिए समीकरण पर जो चर है उस चर की दो घात होना आवश्यक होता है। बस इतनी सी बात है। यहाँ पर बच्चों देखो चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से द्विघात समीकरण हैं, कौन कौन से नहीं है। सीधे सीधे देखो कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं। प्रश्न नंबर पहले में यहाँ पर 8 प्रश्न पूछे गए हैं और इनमें आपको ये सिद्ध करके दिखाना है कि कौन सा द्विघात समीकरण है, कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो बच्चों यहाँ पहला देखो, पहले प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। जो इसका पहला भाग है इसको सॉल्व करेंगे और इसमें ऐसा लिखा है कि ये है x प्लस 1 इसका होल ऑफ स्क्वायर, और यहाँ पर बराबर में लिखा है 2 इंटू ब्रैकेट में x माइनस 3। बता दो ये द्विघात समीकरण है या नहीं। अभी बच्चों इसकी शक्ल बनाओ बढ़िया सी, एकदम जैसी उसकी द्विघात समीकरण की शक्ल होती है उस शक्ल में इसको बनाओ। कैसे बनाएंगे इसका? देखो होल ऑफ स्क्वायर लिखा है। बच्चों हमें होल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला कक्षा 8 से लेकर बहुत बार पढ़ाया गया होगा। याद करो कि अगर ऐसा होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो इसको हम लिख सकते हैं a² प्लस b² प्लस 2ab लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते कि नहीं? बस इसी के हिसाब से बिल्कुल इसको आपको तोड़ देना है। देखो यहाँ पर इसको a मानो, इसको b मानो, मतलब यहाँ पर दो संख्याओं का योग का वर्ग है तो इसको क्या लिखोगे? पहला पद है x, इसका स्क्वायर करना है, प्लस फिर 1 का स्क्वायर करना है, प्लस अब इन दोनों के गुणा का दूना लिखना होता है तो दोनों का गुणनफल तो 1x होगा, इसका दूना करोगे 2x मिल जाएगा, बराबर 2 का अंदर गुणा करो तो ये 2x माइनस 2 का अंदर गुणा करो 2 तिया 6। ये हमने देखो इतना कर लिया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? एकदम सरल सरल सारी बातें हैं। ध्यान से बस मन लगा के यहाँ पर आप एकाग्र मन से पढ़ोगे, सारी बात एकदम खुद पे खुद समझ में आएगी। एकदम कोई समस्या वाली बात नहीं बच्चों। यहाँ देखो x² है, इसके बाद यहाँ पर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, यहाँ पर लिखा है प्लस में 2x, ये भी ठीक है। ये इधर ले आओगे तो माइनस का हो जाएगा 2x, ये 6 माइनस का है, इधर ले आओगे प्लस का 6 हो जाएगा, बराबर 0। क्यों लिखते हैं बराबर 0? बच्चों जो हमारा मानक रूप है उसमें बराबर 0 लिखा है तो हमें सारे पद इधर ले आके बराबर 0 हर एक प्रश्न के लिए ऐसे ही करना है। ठीक है, तो हमने कर लिया। अब बचा क्या? देखो यहाँ से कुछ हिसाब किताब कर लेते हैं। बच्चों x² के पद का कोई हिसाब नहीं होगा किसी से, क्योंकि x² का पूरे यहाँ से यहाँ तक आप ध्यान से देखो तो x² का कोई पद नहीं है, एक ही पद है, ज्यों का त्यों लिख देते हैं। इसके बाद x के पदों को ध्यान से देखो तो यहाँ पर देखो x का ये भी पद है और x का ये भी पद है। ये माइनस में 2x है, ये प्लस का 2x है, इसलिए यहाँ माइनस 2x से प्लस का 2x घट जाएगा, मतलब ये काम खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस में 1 है, प्लस में 6 है। बच्चों यहाँ पर 6 और 1 साथ जोड़ के लिख दें और बराबर 0 लिख दें तो आपको यहाँ लिखना है कि ये तो भाई द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। क्यों है?
अगर आप ध्यान से देखो तो बच्चों ये इस रूप में है, देखो ध्यान दें, ये ax², ध्यान से देखो तो ये x वाला इसमें पद नहीं है, इसको अगर x के पद में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, x² प्लस यहाँ लिखते हैं 0 इंटू एक्स प्लस में 7 बराबर 0। देखो उसी रूप में हो गया कि नहीं, ये 0 से गुणा करने पर तो 0 ही हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये उसी रूप में हो गया, किस रूप में, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में हो गया है। इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, द्विघात समीकरण है, क्योंकि आप लिखना चाहो लिख सकते हो, क्योंकि यह है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है, इसको ऐसा लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, क्लियर बात हो गई। तो हर एक प्रश्न को ऐसे ही करना है, जितने ये 6-8 प्रश्न लिखे ना, सभी को आप पहले हल करो, और हल करके बाद में बिल्कुल लास्ट में आपको जो आंसर मिल रहा है उसमें आप देखो कि भाई x² का पद है कि नहीं। x² का पद होना जरूरी है, बाकी फिर x का पद नहीं है तो कोई जरूरी बात नहीं है, हो सकता ना हो, लेकिन x² का पद जरूर होना चाहिए। यदि x² का पद नहीं है तो समझो द्विघात समीकरण नहीं है, और x² का पद है और इसके साथ साथ में x³ का भी पद है, तब भी बच्चों हम कहेंगे कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। x² का ही केवल चाहिए हमें पद, क्यूब वाला नहीं चाहिए। अगर क्यूब का पद होता है तो वो 3 घाती समीकरण हो जाएगा, द्विघाती नहीं रहेगा। हमें द्विघाती समीकरण होने के लिए क्या चाहिए, x² का यहाँ पर ये होना जरूरी है, x² वाला पद जरूर चाहिए हमें, ऐसे समझो। x³ का नहीं चाहिए, x³ का हो जाएगा तो फिर वो 3 घाती हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर कोई भी आप प्रश्न को इसको हल करोगे जिसमें x³ का पद आ जाए तो उसको भी हम लिखेंगे द्विघात नहीं है। अगर x² का पद ना आए तो भी हम लिखेंगे द्विघात नहीं है, इसको याद रखिए। अगर केवल और केवल x² का पद आता है तो हम उसको लिखते हैं कि भाई ये ax² प्लस bx प्लस c के रूप में है, इसलिए इसको हम कहेंगे कि ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, चलो देखो इसका और एक दूसरा भाग कर देते हैं। दूसरा भाग देखो, ये लिखा है x² माइनस में 2x, ठीक है, और इधर बराबर में लिखा है माइनस में 2 इंटू ब्रैकेट में 3 माइनस x, ऐसा लिखा है। इसको भी थोड़ा ध्यान से देखो, x² माइनस 2x बराबर माइनस 2 ब्रैकेट में 3 माइनस x लिखा है। इसको भी हल करके देख लेते हैं कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। क्या करना है बच्चों, आप ध्यान से देखो तो यहाँ तो हमें कुछ करना नहीं है, देखो ये तो हमारा फिट लिखा है, इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो -2 का अंदर गुणा कर सकते हैं, तो माइनस का 2 तिया 6 लिखो, और माइनस माइनस यहाँ प्लस लिखें, 2 का x में गुणा 2x लिख दें, सिंपल सा काम है। अब हमने बताया कि भाई हमें सारे पद इधर ले आके बराबर इधर 0 ले आना होता है, मानक रूप जैसा है। तो उस हिसाब में अगर बदल दें तो इन दोनों पदों को हमें इधर ले आना पड़ेगा। जब दोनों पद इधर ले आएंगे तो ये प्लस वाला पद तो माइनस में बदल जाएगा, और माइनस वाला ये माइनस का 6 इधर ले आओगे प्लस का 6 हो जाएगा। तो हमें ऐसा लिखना पड़ेगा x² माइनस में 2x, यहाँ देखो ये ज्यों का त्यों, इसको इधर ले आओ तो माइनस में लिखना है 2x, माइनस 6 को इधर ले आओ, प्लस में लिखना है 6। अब इधर कुछ नहीं बचा, बराबर 0 बचा। बोलो ठीक है कि नहीं, कोई समस्या है क्या? हर एक में एक ही जैसा कर रहे, हमने यहाँ भी ऐसे ही किया था, यहाँ इसका गुणा करने के बाद इसको इधर ले आए थे, बराबर 0 किया था, ऐसा ही यहाँ किया है, कुछ खास बात नहीं है। और आगे देखो इनका हिसाब किताब करके देखो, तो बच्चों यहाँ पर हिसाब किताब भाई कर लेते हैं कैसे। x² का तो कोई हिसाब किसी से होना नहीं है, एक ही पद है। यहाँ x वाले 2 पद हैं, ध्यान से देखो, माइनस का 2x है और एक ही माइनस का 2x है, तो माइनस के 2x में माइनस के 2x का योग हो जाएगा, क्योंकि माइनस ही के दोनों है ना। तो यहाँ पर माइनस का कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। -2x माइनस का 4x, और प्लस 6 हमारा ज्यों का त्यों है, इसका भी कोई हिसाब किताब नहीं। बच्चों आप देख सकते हो ये द्विघात समीकरण है। क्या है ये? द्विघात समीकरण है। क्यों है? क्यों है? क्योंकि आप यहाँ लिखो क्यों है, क्योंकि यह है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है। बोलो है कि नहीं बच्चों? ध्यान से देखो तो बिल्कुल सीधा दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पर a बराबर 1 कह सकते हो, b बराबर -4 कह सकते हो, और c बराबर 6 कह सकते हो। तो बिल्कुल ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का लिखा है। इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। ठीक है बच्चों, क्लियर बात है? कोई किसी को दिक्कत है?
एकदम ठीक है यार, वीडियो को लाइक तो करो पहले, है ना। बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की ओर, एक और प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो सारे प्रश्न जैसा कि बताया कि सारे प्रश्न बिल्कुल सिंपल हैं, एक जैसे पैटर्न के हैं। तो पहले इनको इतना नोट कर लें, इतना नोट कर लें। आगे बढ़ने से पहले 2 प्रश्न पहले नोट करो, फिर इसके बाद यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन करते हैं बच्चों, इसको रब कर लेते हैं और अब आते हैं तीसरे वाले पार्ट पर। सारे पार्ट करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल आसान आसान से सारे प्रश्न हैं। देखिए तीसरा पार्ट है इसका, नंबर 3 क्या लिखता है, लिख रहा है x-2 इंटू एक्स प्लस 1 और बराबर में इधर लिखा है x-1 और इधर लिखा है x प्लस 3। बोलो ठीक है कि नहीं बच्चों, ये तो हमारा प्रश्न है। अब सीधी बात दिखाई ये दे रही कि भाई यहाँ पर तो दोनों का आपस में गुणा दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी आपस में इनका दोनों पुस्तकों में आपस में गुणा है कि नहीं है। तो अब हमें करना क्या है, वास्तव में हमें क्या करना है, इसका आपस में गुणा कर दें, इधर भी आपस में गुणा कर दें, फिर पक्षांतर करके इधर ले आएं, बराबर यहाँ 0 लिख लें, फिर देखें कि भाई ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, तभी तो पहचान हमारी होती है, कर देते हैं। देखो पहला काम तो ये करेंगे, x का x में गुणा बच्चों x² लिख लेते हैं, बिल्कुल आसान है काम। इस x का ही गुणा इन दोनों में करना है, फिर -2 का गुणा इन दोनों में करना है, तब कहा जाएगा पूरा गुणा हो गया। पहले हमने कर लिया x से x का गुणा, फिर हमने x का +1 से गुणा कर लिया, ये भी ठीक है। फिर -2 का अब यहाँ पर करोगे तो माइनस में 2x लिख दें और -2 का 1 में करोगे तो प्लस माइनस -2 एकम 2, यहाँ पर हमें -2 मिलेगा। ठीक है बच्चों, आगे यहाँ पर बताओ, इनका भी आपस में गुणा करो। कैसे, पहले x का इसमें करो, फिर x का इसमें करो, फिर इसके बाद में -1 का करोगे, -1 का करोगे, ऐसे करना है। तो भाई x का गुणा आपस में करो, x² हो जाएगा। फिर x का गुणा +3 में तो आपको +3x लिखना है। फिर -1 का करना है तो माइनस का 1x लिखो, फिर प्लस माइनस -1 या 3 लिख दो बच्चों, हो गया काम। बोलो हो गया कि नहीं। अब आगे देखो ध्यान से, इन सभी को ऐसे लिखो, देखो x² लिखा है, यहाँ पर इनका हिसाब किताब पहले करो ध्यान से। क्या करना है, प्लस का है x और माइनस का है 2x, तो माइनस के 2x में से 1x ये घट जाएगा तो 1x बचेगा माइनस का, और ये -2 हमारा ज्यों का त्यों है, बराबर का निशान। यहाँ भी देखो ऐसे ही करो, x² तो ठीक है, ये 3x है और इसमें से 1x घट जाएगा तो प्लस में बचेगा 2x और माइनस का 3 भी ठीक है। अब बच्चों पूरा पक्षांतर करके इधर बराबर 0 लिख लेते हैं। सभी पदों को इधर ले आएंगे तो प्लस वाला ये है माइनस का हो जाएगा, ये वाला प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो प्लस में बदल जाएगा, और फिर इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो यहाँ देखो x² हमारा ठीक है, माइनस में x माइनस का 2, और इसको इधर ले आओ माइनस का x², इसको इधर ले आओ तो माइनस में 2x, अब -3 को ले आओगे प्लस का 3, अब बचेगा बराबर 0। सही है एकदम। तो बच्चों यहाँ ध्यान से देखो, x² वाला माइनस प्लस का है ना, ये तो कैंसिल हो रहा है, x² प्लस का है, x² माइनस का है, तो कट जाएगा, खत्म काम। अब यहाँ पर देखो ये माइनस का 2x है, माइनस का 1x, इन दोनों को ध्यान से देखा जाए तो माइनस में 3x बचेगा, माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3x हो जाएगा, और प्लस का 3 इसमें से 2 ये घट जाएगा तो प्लस का 1 बचेगा, बराबर 0। अब बच्चों ध्यान से देखो, इसमें x² वाला पद ही नहीं है। जब x² का पद नहीं है इसका मतलब ये द्विघात नहीं है, घात 2 लगी दिखानी चाहिए भाई, 2 घात लगी नहीं है इसमें। किसी भी पद पे आप ध्यान से देखो, x पर स्क्वायर नहीं है, 2 पद है, दोनों में से किसी भी पद में x का स्क्वायर नहीं लिखा है, इसका मतलब इसको लिखना है द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। आगे आपको ये भी कारण लिखना है कि भाई क्यों नहीं है, क्योंकि आप यहाँ लिखो क्योंकि यह है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में नहीं है। इस रूप में ही नहीं है तो भाई ये द्विघात समीकरण कैसे हो जाएगा, ये इस रूप में होना चाहिए, तभी इसको हम द्विघात समीकरण मानते हैं। क्या ख्याल है बच्चों, ठीक है एकदम, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। तो ऐसे ही हमने बताया कि सारे करने हैं यार, इसमें कुछ खास बात नहीं है।
ये हमने तीसरा किया है, मेरे ख्याल से चौथा भी आप कर सकते हो। ध्यान से देखो, इसका आपस में गुणा करो, यहाँ आपस में गुणा करो, सबको पक्षांतर करके देखो, फिर लग रहा है कि इस रूप में है कि नहीं है। चौथा आपके लिए छोड़ते हैं, चौथा पार्ट आपके लिए छोड़ते हैं, ठीक है। होमवर्क हो गया ये चौथा वाला, ठीक है, इसको आपको करना है ये वाला। चलो, वैसे चौथा पांचवा सारे एक जैसे हैं, लेकिन हम पांचवा करके आपको दिखा देते हैं। चौथा आपके लिए हमने छोड़ दिया है, चौथा और पांचवा बिल्कुल सिमिलर हैं, चौथा पांचवा सिमिलर हैं, इसलिए चौथा हमने आपको दे दिया, पांचवा आपको हम करके दिखा देते हैं। ध्यान से देखो, पांचवा करके दिखा देते हैं। क्या है देखो, पांचवा प्रश्न बच्चों यहां पर लिख देते हैं नंबर 5, और ये लिखा है 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 के साथ में इंटू है x माइनस 3, और ये बराबर में लिखा है x प्लस में 5, और यहाँ पर लिखा है x माइनस में 1 लिखा है। ये हमारा है, काम वही करना है। देखो आपस में गुणा करो, इनका दोनों का आपस में गुणा करो, फिर इधर ले आओ, बराबर 0 लिखो, फिर देखो कि ये द्विघात समीकरण लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो देखो ध्यान दें, यहाँ पर 2x का पहले करो, इसमें गुणा, तो 2x का x में गुणा करोगे तो x और x x स्क्वायर होता है, बिल्कुल सही बात है। तो आपको लिखना है 2x स्क्वायर लिखना है। इसके बाद 2x का गुणा -3 में करोगे तो 2 तिया 6, माइनस का 6 मिल जाएगा, -6x हो जाएगा, 2 तिया 6x। फिर इसके बाद -1 का नंबर आता है तो -1 का x में गुणा -1x लिखो, -1 का -3 में गुणा करो, माइनस माइनस प्लस 1 तिया 3, और इधर भी ऐसे ही गुणा कर दो। देखो x का गुणा x स्क्वायर लिखो, फिर x का गुणा -1 में करो तो माइनस का x मिलेगा, प्लस 5 एकम 5 प्लस 5x लिखो, और 5 का गुणा -1 में करो तो 1 पंचे 5, देखो माइनस का 5 मिल जाएगा, ठीक है। और थोड़ा आगे बढ़ाएं, देखो 2x स्क्वायर ठीक लिखा है। यहाँ ध्यान से देखा जाए तो x वाले दोनों पद हैं माइनस में, तो दोनों माइनस में है तो जोड़ सकते हो, दोनों प्लस में है तो जोड़ सकते हो, एक प्लस में है एक माइनस में है तो आपको घटाना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो दोनों ही काहे में है, माइनस में है, इसलिए 6 और 1 7, देखो यहाँ पर लिखो 6x ये है, 1x ये है, तो माइनस का 7x लिखना है, प्लस 3 हमारा ज्यों का त्यों। जबकि यहाँ पर देखो x स्क्वायर लिखा है, यहाँ पर ध्यान से देखो एक प्लस में एक माइनस में है कि नहीं है। इन दोनों का हिसाब किताब करने पर 5x प्लस में है, 1x इसमें से घट जाएगा, तो प्लस का कितना 4x बचेगा, और -5 हमारा ज्यों का त्यों। सबको पक्षांतर करके इधर ले आए लेफ्ट में, तो 2x स्क्वायर हमारा है, माइनस में 7x है, प्लस में 3 है, x स्क्वायर इधर ले आओ, माइनस में x स्क्वायर हो जाएगा, 4x इधर ले आओ, माइनस में 4x हो जाएगा, माइनस का 5 इधर आएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा 0 बचेगा। क्लियर है। चलिए सुंदर से काम कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम बढ़िया सा काम। क्या करना है, एक्स स्क्वायर का जो पद है उसका हिसाब किताब करो। 2x स्क्वायर प्लस का है, इसमें से 1x स्क्वायर ये घट जाएगा, तो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटेगा, 1x स्क्वायर बचेगा। बोलो ठीक है कि नहीं। 2 का गुणा है ना, तो 2x स्क्वायर हो गया। यहाँ किसी का गुणा नहीं है तो 1x स्क्वायर माना जाएगा, तो 2x स्क्वायर में से ये 1x स्क्वायर घट जाएगा, तो बचेगा 1x स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पर देखो x वाले पदों को ध्यान से देखो तो दोनों ही माइनस के हैं, तो माइनस का 7x और माइनस का 4x, तो आपको माइनस में 11x लिखना है। और सीधी सीधी बात यह है कि जो अचर पद बचे हैं 3 और 5, इन दोनों को जोड़ो तो 5 3 8 हो जाएगा, और बराबर यहाँ 0। बच्चों आप लिखो कि यह द्विघात समीकरण है। क्या लिखना है, यह है द्विघात समीकरण है। क्यों है, यहाँ रीजन भी लिखो, क्योंकि यह है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है। इस रूप में हो तभी हम कह सकते हैं कि भाई ये द्विघात समीकरण है। तो बच्चों आप ध्यान से देखो, a मानी 1 है, b मानी कितना है -11 है, और c मानी कितना है 8 है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है कि नहीं है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। सीधा सीधा हो, ठीक है कि नहीं। इसको आपको लिखना है कि ये द्विघात समीकरण है। क्लियर बात है बच्चों। तो 5वां आपका कंप्लीट होता है। इसी के आगे आपको देखो यहाँ आप 6वां लिख के दिखा देते हैं।
छठवां अगर आप ध्यान से देखो तो बच्चों बिल्कुल मोटा मोटा कह सकते हो कि ये बिल्कुल भी द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसका जब स्क्वायर तोड़ोगे तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं, वो एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पर जो अब बचेगा वो एक्स स्क्वायर किसी में बचेगा नहीं। जब एक्स स्क्वायर नहीं है इसका मतलब ये आपको क्या लिखना है, इसका मतलब लिखना है कि ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है। सीधी सीधी बात है बच्चों, इसको आप कर सकते हो, किसमें कोई समस्या नहीं। चलिए नीचे वाला करके दिखा देते हैं। अब आपको दिखाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 7वां। ध्यान से देखो, 7वें प्रश्न में लिखा है हमारा, 7वें प्रश्न में लिखा है हमारा x + 2 और इस पर लिखा है क्यूब, बराबर का चिन्ह इधर है 2x इंटू ब्रैकेट में x² - 1 लिखा है। ध्यान से समझना बच्चों। अच्छा, ये यहाँ पर होल क्यूब लिखा है, तो होल क्यूब को कैसे तोड़ते हो भाई, होल क्यूब का प्रसार कैसे करते हो? बहुत अच्छे से आपने क्लास 8 में पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है कि भाई अगर ऐसा लिखा हो a + b का होल क्यूब, तो इसको लिखते हैं a का क्यूब + b का क्यूब + 3ab ब्रैकेट में a + b, ऐसा लिखते हैं। बोलो लिखते हैं कि नहीं? a + b का होल क्यूब बराबर a का क्यूब + b का क्यूब + 3 इंटू ए बी ब्रैकेट में, ये पूरा लिखना होता है। तो बस यही हमें यहाँ करना है। देखो, इसका पहले करो क्यूब, कैसे? पहले पद का क्यूब मतलब x का क्यूब लिखो, प्लस यहाँ पर दूसरा पद है 2 का क्यूब लिख दो, ये भी ठीक है, प्लस इसके बाद लिखना है 3 इंटू ए बी, ए ये है बी ये है, मतलब x इंटू 2 लिखना है, 3ab हो गया, ब्रैकेट में a + b लिखना है, ये ज्यों का त्यों लिखते हैं, बराबर का चिन्ह लगाओ। इधर यहाँ पर इसमें ये 2x का अंदर गुणा करें तो 2x पर क्यूब बन जाएगा। ध्यान से देखो, एक घात ये है, 2 घात ये है, गुणा करोगे तो 3 घात बन जाएगा, और माइनस में यहाँ 2x में 1 से गुणा करोगे तो 2x लिखना है। ठीक है, अब आगे यहाँ पर देखो x का क्यूब ठीक है, 2 का क्यूब यहाँ 8 लिख दें, 2 दूनी 4 दूनी 8 लिखो, प्लस का निशान लगा के यहाँ 2 तिया 6x लिखो, और ब्रैकेट में लिखना है x + 2 और बराबर में यहाँ 2x का क्यूब माइनस में 2x लिखना है। अब बच्चों यहाँ इसका गुणा करो, गुणा कैसे करोगे? 6x का यहाँ गुणा 6x का यहाँ गुणा कर देते हैं। देखो x का क्यूब प्लस में लिखो 8 प्लस यहाँ 6x का इसमें गुणा करो, 6x का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 6x का 2 में गुणा करोगे तो 6 और 2 का गुणा 6 दूनी 12 इंटू x लिखना है। आगे वाले पद सब इधर ले आके बराबर 0 लिख लो, तो यहाँ पर मिलेगा माइनस में 2x का क्यूब, फिर मिलेगा प्लस में 2x, और अब बराबर क्या मिलेगा? 0। इधर कुछ नहीं रहा, बराबर 0 हो गया। अब बच्चों देखो ध्यान से, x³ वाला पद हमेशा क्यूब वाले पद से ही हिसाब किताब होता है, स्क्वायर वाले से नहीं होगा। यहाँ पर क्यूब का ये पद है, क्यूब वाला ये पद है, x³ का x³ वाले पद से हिसाब किताब करके बताओ कितना होगा। तो आपको लिखना है ये माइनस में 2x³ है, इसमें से एक, इसको 1 मानोगे, एक x³ घट जाएगा, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो 1 माइनस का x³ बचेगा। बोलो बचेगा कि नहीं? बचेगा, बिल्कुल सही बात है। 2x³ माइनस में है, 1 x³ चला गया, माइनस का बचा 1 x³। इसके बाद स्क्वायर वाले पद को देखो तो प्लस में 6x² लिखा है, अब दूसरा कोई पद नहीं है, x² का पद ये केवल एक ही जगह लिखा है। इसके बाद यहाँ पर देखो 12x और 2x, ये दोनों जगह प्लस में है, तो 12 और 2 14x लिख लें, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद प्लस 8 लिखा है, इसको ज्यों का त्यों लिख दें, प्लस 8 भी ज्यों का त्यों लिखना है। और इसके बाद बच्चों यहाँ पर इसके बाद में देखो 12 2 14 हो गया, तो ठीक है, प्लस 8 लिख दें, और बराबर में यहाँ अब क्या दिखाई दे रहा है? 0। आपको लिखना है द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण क्यों नहीं है भाई? नहीं क्यों है भाई? नहीं है इसलिए क्योंकि इसमें तो क्यूब लगा है, द्विघात समीकरण में तो 2 घातें होती हैं, यहाँ पर तो 3 घात है। तो आपको लिखना है ये ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पर लिखो क्योंकि यह है ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में नहीं है, के रूप में नहीं है। ये जो समीकरण दिया गया है वो इसका जो मानक रूप है, द्विघात समीकरण का जो मानक रूप ये है, इस रूप में ये नहीं है, क्योंकि इस पर तो क्यूब है, इसलिए हम कहेंगे कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो बच्चों आपने देखा कि ये वाला क्या है? द्विघात समीकरण बिल्कुल नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है ये वाला। अब आप ध्यान से देखो तो ये, इसको आप देखो ध्यान से, ये द्विघात समीकरण निकलेगा, ये भी पक्की बात है।
अच्छा भाई क्यों निकलेगा? इसलिए कि बच्चों जब क्यूब तोड़ोगे तो क्यूब वाला पद एक यहां पर है और यहां भी क्यूब वाला पद है जो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो केवल और केवल स्क्वायर वाला पद बचेगा। यहां पर आप कहोगे कि यहां पर ये कैसे कैंसिल नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि यहां पर एक एक्स क्यूब है, यहां पर 2x क्यूब है। अगर यहां 2x क्यूब है और यहां भी 2x क्यूब हो जाता तो दोनों साइड से कैंसिल हो जाता, है ना। इधर ले आते माइनस का हो जाता, दोनों का कैंसिल काम हो जाता, यहां बिल्कुल हो जाएगा। इसलिए इसको आप लिखेंगे तो ये द्विघात समीकरण आपको मिलेगा, ये पक्की बात है। इसको भी हम आपके लिए छोड़ते हैं। यहां पर a माइनस बी का होल क्यूब का आपको प्रसार करना है, फिर एक्स क्यूब दोनों साइड से कट जाएगा, बाकी पक्षांतर करके बराबर 0 लिखोगे और जब देखोगे तो बिल्कुल आपका ये द्विघात समीकरण का रूप मिल जाएगा। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का ही मिलेगा, इसलिए ये द्विघात समीकरण निकलेगा। बिल्कुल ये द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो बच्चों जो हमने आपके लिए होमवर्क दिए हैं वो आप होमवर्क में जरूर कर लें, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 1 में जो जांच करवाई गई थी कि भाई द्विघात समीकरण है या नहीं, वो आपने मेरे ख्याल से सीख लिया, ठीक है, कंप्लीट है। चलिए बच्चों दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा दूसरा प्रश्न है उस पर बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से। दूसरे प्रश्न में ऐसा कहता है कि निम्न स्थितियों में द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करिए। जो कुछ यहां पर वर्ड प्रॉब्लम के प्रश्न लिखे हुए हैं, है ना, भाषात्मक प्रश्न लिखे हुए हैं, तो उनकी भाषा को आपको अच्छे से पढ़ना है ना। जो लिखी हुई है उसमें जो लिखावट लिखी है जिसको इबारत कहते हैं, उस इबारत को आप ध्यान से पढ़िएगा और इबारत को पढ़ने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि भाई हमें इसमें क्या क्या दिया गया है। बहुत ध्यान से पढ़ना है और इसके बाद में जो हमें दिया गया उसको आप नोट करते रहो, बस द्विघात समीकरण अपने आप बन जाएगा। तो यहां पर कह रहा है कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करके छोड़ दो, हल नहीं करना है। द्विघात समीकरणों के हल करने की जो विधियां हैं वो आगे आपको सीखने को मिलेंगी। यहां पर केवल और केवल इतना करना है कि द्विघात समीकरण को बना के छोड़ देना है, द्विघात समीकरणों को बनाना है, ठीक है। कैसे द्विघात समीकरण बनाते हैं ये बात आज यहां पर आपको सीखनी है कि द्विघात समीकरण बनाते कैसे हैं। देखिए बच्चों ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर दूसरा। ध्यान से पढ़ने के लिए पहले हमने जैसा कि बताया कि आपको ध्यान से पढ़ना है और इसमें केवल 4 प्रश्न हैं। ये पहले प्रश्न को हम पढ़ के सुनाते हैं और आप भी ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से बिल्कुल मन लगा के पूरा। क्या करना है, लिखता है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। भूखंड मानी जानते हो ना, प्लॉट है, कोई एक आयताकार प्लॉट है, उस भूखंड का आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया गया है 528 वर्ग मीटर है। कहता है कि क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखना ध्यान से, हम एक चित्र बनाएं, बिल्कुल आसान सा चित्र। जो ये मान लो एक आपका कोई भूखंड है, इसमें लंबी वाली भुजा को हम लंबाई कहेंगे और जो ये कम लंबी है इसको हम चौड़ाई कह देंगे। बिल्कुल सही बात है, ये आयताकार दिखाई दे रहा है। ये प्रश्न में कहा गया है कि जो आपकी ये चौड़ाई है, मान ले थोड़ी देर के लिए चौड़ाई x है, तो चौड़ाई अगर x है तो लंबाई कितनी है? लंबाई है उसकी चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, ऐसा प्रश्न कह रहा है। हमने मान लिया कि इसकी भूखंड की चौड़ाई कितनी है, x है, तो लंबाई कितनी होगी? प्रश्न कहता है कि उसकी जो लंबाई है वो कितनी है? चौड़ाई का 2 गुना करो, 1 जोड़ो, दुगने से एक अधिक। चौड़ाई है x, इसका दुगना हुआ 2x और उसमें एक और अधिक है लंबाई, ऐसा प्रश्न कहता है। लंबाई बराबर कितनी है? चौड़ाई के दुगने से एक अधिक। चौड़ाई के दुगना का तो मतलब ये हो गया, चौड़ाई के दुगने से एक और ज्यादा तो +1 कर दो, तो अब दुगने से एक ज्यादा हो गई लंबाई, ठीक है। तो ये हमें इसका क्षेत्रफल भी दिया गया है। देखो इसका क्षेत्रफल बराबर हमें दिया गया है कितना? हमें इसका क्षेत्रफल भी देखो दिया गया है बच्चों, कितना दिया गया है, ध्यान से देखो। क्षेत्रफल बराबर 528 दिया गया है, ये दिया गया है 528, ऐसा प्रश्न में दिया गया। ध्यान से समझना है बच्चों। यहां लिख देते हैं माना आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, क्षेत्रफल तो दिया ही गया है, भूखंड की चौड़ाई माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर लिख देते हैं कितनी? x मीटर है। तब प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार लंबाई कितनी होगी, प्रश्नानुसार लंबाई बराबर कितनी होगी, तो आपको लिखना है लंबाई जो होगी वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, ऐसा प्रश्न कह रहा है। तो चौड़ाई है x, उसका दुगना करो 2x है और उससे भी एक और ज्यादा, तो लंबाई आपकी 2x + 1 मीटर हो गई कि नहीं हो गई। इसका क्षेत्रफल 528 दिया गया है, तो बच्चों क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। यहां पर लिखो दिया है, क्या दिया गया है, आयताकार दिया गया है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर दिया गया है, क्षेत्रफल बराबर 528 दिया गया है। अब आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल होता है कितना, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो आप लिखो लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 528 दिया गया है। लंबाई बच्चों हमें देखो यहां पर लिख देते हैं 2x + 1 है, दी गई है 2x + 1, ये तो लंबाई हो गई, इंटू चौड़ाई कितनी है x है, और बराबर में यहां लिख दें 528। बस समझो आपका द्विघात समीकरण बन गया। कैसे, x का पहले इधर गुणा कर दें, x का यहां गुणा करें तो 2x पर स्क्वायर हो जाएगा, फिर x का गुणा 1 में करें तो प्लस में 1x हो जाएगा, ये 528 को इधर ले आए तो माइनस का हो जाएगा 528। अब यहाँ पर क्या बचा, 0। आप ध्यान से देखो जो द्विघात समीकरण है कि नहीं, ये क्या है बच्चों बताओ, द्विघात समीकरण है कि नहीं। हमें दी गई जो यहाँ पर इबारत दी गई है, उस इबारत को द्विघात समीकरण के रूप में बना के लिखना है, ये प्रश्न में कहा गया है। इसको हल नहीं करना है, हल करने की विधि आपको आगे सिखाई जाएगी, ठीक है, आगे सीखना है। यहां तो केवल द्विघात समीकरण को बनाना है, ये आपको जो कथन लिखा था उस कथन को हमने द्विघात समीकरण में कन्वर्ट किया है, ठीक है बच्चों, क्लियर बात है। क्या कथन था, एक बार फिर से सुने ध्यान से। ये है आयताकार भूखंड, इसका क्षेत्रफल दिया है 528, इसमें यह भी दिया गया है कि इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, चौड़ाई जो है वो लंबाई के दुगने से, सॉरी जो लंबाई है वो कितनी है, लंबाई जो है वो है आपकी चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। जो लंबाई है कितनी है, इस चौड़ाई के दुगने से एक अधिक, तो चौड़ाई का दुगना 2x हो गया, एक और अधिक तो +1 कर दिया, तो लंबाई हो गई 2x + 1, चौड़ाई हो गई x। अब क्षेत्रफल बराबर दिया गया है 528, क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 528, लंबाई ये हो गई आपकी ये वाली और चौड़ाई आपकी ये हो गई, दोनों का गुणा कर लिया, 528 इधर ले आए बराबर 0, ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। ठीक है बच्चों, पहला भाग हो गया कंप्लीट आपका, क्लियर हो गया कि नहीं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं इसके दूसरे भाग की ओर। दूसरे भाग में कहता है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, उन पूर्णांकों को ज्ञात करो। अब बताओ पूर्णांक क्या होते हैं बच्चों। आगे आपसे कहता है दो धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक की बात कही, पूर्णांक ऋणात्मक भी होते हैं लेकिन उनको नहीं हम सब कहा गया है धनात्मक पूर्णांक, और वो भी शब्द लगा है क्रमागत। तो बच्चों क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ये देखो होते हैं 1 2 3 4 5। वैसे पूर्णांक तो 0 भी होता है लेकिन इसको ना प्लस कह सकते हैं ना माइनस कह सकते हैं। इसको यहां से स्टार्ट करो, ये सब के सब क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। इसमें आप ध्यान से देखो तो ये वाला पूर्णांक, इसमें एक जोड़ो क्रमागत आगे का मिलता है, फिर एक और जोड़ो आगे का मिलता है, फिर एक और जोड़ो आगे का मिलता है। मतलब क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो होते हैं, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो होते हैं वो एक आगे जोड़ दें, पूर्णांक में एक और आगे जोड़ें, अगला क्रमागत मिल जाएगा। 4 में जोड़ो 5, 4 5 दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं। देखो 4 में 1 जोड़ो कितना होगा 5, तो ये दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कहलाएंगे। 8 में 1 जोड़ो कितना हो जाएगा 9, दोनों ही क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कहलाएंगे। 6 में 1 जोड़ो कितना हो जाएगा 7, ये भी दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कहलाएंगे। मतलब क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो होते हैं वो पहले वाले पूर्णांक में 1 जोड़ दें तो आगे वाला पूर्णांक मिल जाता है। तो हम क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या लिखेंगे, इसको देखो पहले रब कर लेते हैं। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या लिखेंगे, मान लेते हैं कि एक हमारा कोई धनात्मक पूर्णांक है x, तो आगे वाला हो जाएगा x + 1। अगर कोई x है, जैसे 4 है तो 4 में 1 जोड़ो तो 5 होता है, x है तो x में 1 जोड़ो तो x + 1 हो जाएगा। तो आपको यहां पर लिखना है माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, मान लें कि दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांक x,
x प्लस 1 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ये हैं, पहला x है तो इसके आगे एक जोड़ो तो x प्लस 1 हो जाएगा। ये दोनों ही क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कहलाएंगे। अब प्रश्न कहता है कि ये दोनों क्रमागत धनात्मक जो पूर्णांक हैं उनका आपस में गुणा कर दो। क्या कर दो, ध्यान से देखो, इनका दोनों का आपस में गुणा कर दो। पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो आपको यहां पर प्रश्न में कहा गया है प्रश्नानुसार इन दोनों का आपस में गुणा करो, क्रमागत पूर्णांकों का आपस में गुणा करो तो बराबर में 308 मिलता है, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। ठीक है, 308 की जगह 306 दिया गया है, 306 मिलता है। ठीक है बच्चों, क्लियर बात है। तो अब हमें क्या करना है, बस इससे भी देखो एक समीकरण सीधा सीधा बन जाएगा। हमें x का अंदर गुणा करके यहाँ x स्क्वायर मिल रहा है, x का गुणा 1 में करेंगे तो प्लस का 1x मिलेगा। 306 इधर ले आए, माइनस का 306 हो जाएगा। अब इधर कुछ नहीं बचा, बराबर 0 लिख दें। तो इस तरीके से देखो ये भी आपका एक द्विघात समीकरण दिखाई दे रहा है। ये है दो घात समीकरण के नहीं। तो जो हमें कथन लिखा है उस कथन को ध्यान से पढ़ोगे, बिल्कुल एकदम द्विघात समीकरण बन जाएगा। जो कहता है वो वही आपको करना है, जो प्रश्न में कहा गया है बस वही करना है। इधर उधर की बातें बिल्कुल आपको कुछ ऐड कर दी तो समझो काम गड़बड़ हो जाएगा। ऐड कुछ नहीं करना है, जो प्रश्न कह रहा है बस हमें वैसे ही करना है। प्रश्न में कहा गया है भाई धनात्मक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो भाई ये होते हैं क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। इन दोनों का गुणनफल बराबर 306 दिया गया है तो दोनों का गुणा कर दिया, बराबर 306 लिख दिया। अब बस ये x का गुणा किया, ये 306 इधर ले आके माइनस का कर लिया, बराबर 0 लिख दिया, हो गया काम। सिंपल सा है कि नहीं। चलिए सुंदर, आगे बढ़ते हैं। अब एक और नए प्रश्न की ओर देखो, इसको भी रब कर लेते हैं। तीसरा पार्ट देखो, इसका तीसरा पार्ट देखो ध्यान से। तीसरा 1 2 3, चलो तीसरा पार्ट देखो। तीसरा पार्ट क्या है, तीसरे पार्ट में लिखा है रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की मां जो है वो रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, ऐसा प्रश्न कह रहा है। ठीक है, अगर हम ये माने कि रोहन की आयु x वर्ष है तो उसकी मां की कितनी हो जाएगी, उसमें 26 और जोड़ दो। मां बड़ी है 26 वर्ष, x से 26 वर्ष बड़ी तो x प्लस 26 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। चलो और आगे देखो, लिखा है उसकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। फिर से पढ़ो, क्या लिखा है, उसकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। बच्चों बिल्कुल आसान है, रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है तो रोहन की आयु मान लेते हैं x वर्ष है। माना ध्यान से पूरा यहां पर एकदम, माना मोहन की आयु x वर्ष है। माना मोहन की आयु कितनी है, यहां लिख देते हैं मोहन की आयु बराबर x वर्ष है। मान लिया कि मोहन की आयु x वर्ष है। अब उसकी मां कितनी बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है, तो मां की आयु हो जाएगी x प्लस 26। मां की आयु कितनी हो जाएगी, मां की आयु बराबर हो जाएगी x प्लस 26 वर्ष हो जाएगी, क्योंकि मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। बोलो ये 26 इसमें जोड़ देंगे, किसी भी राशि में 26 जोड़ दें तो इसका मतलब उससे वो 26 अधिक हो जाएगी, सिंपल सी बात है। अगर इसकी मोहन की, रोहन है, मोहन क्या है, रोहन है, चलो रोहन लिख लो भाई। रोहन की आयु अगर x वर्ष है तो उसकी मां की आयु कितनी हो गई, x प्लस 26 वर्ष हो गई कि नहीं हो गई, पक्की बात है। चलो अगर हो गई तो अब ये कहा गया है, ध्यान से पढ़ना है। अब इसमें कहा गया है कि देखिए उसकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात दोनों की पहले उम्र निकालो। 3 वर्ष की पश्चात की उम्र कितनी हो जाएगी बच्चों, जैसे अभी आपसे कोई कहता है कि आपकी 15 वर्ष तो अभी उम्र है और 3 वर्ष पश्चात कितने की हो जाएगी, तो आपका जवाब होगा कि 18 वर्ष हो जाएगी। 15 में 3 जोड़ दो, 3 वर्ष बाद की आयु पूछी गई है। तो यहाँ पर रोहन x वर्ष का है तो 3 वर्ष बाद कितने का होगा, x में 3 जोड़ दें तो x प्लस 3 वर्ष का होगा। यहाँ पर लिखो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी होगी, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी होगी, तो आपको लिखना है 3 वर्ष बाद रोहन की आयु होगी वो x प्लस 3 वर्ष हो जाएगी।
रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 वर्ष हो जाएगी। और 3 वर्ष बाद ही उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी, माँ की आयु जैसे x प्लस 26 थी उसमें 3 और जोड़ दें तो x प्लस 29 वर्ष हो जाएगी। 26 3 29, तो x प्लस 29 वर्ष की उसकी माँ हो जाएगी। 3 वर्ष बाद उसकी माँ हो जाएगी x प्लस 29 वर्ष की और रोहन हो जाएगा x प्लस 3 वर्ष का। अब आपका जो प्रश्न कहता है उसके अनुसार बात कर लेते हैं। प्रश्न में ये कहा गया है कि 3 वर्ष बाद की जो आयु है उनका गुणनफल, इनका दोनों का गुणनफल बराबर कितना दिया गया है, इनका दोनों का गुणनफल बराबर दिया गया है 360। कितना दिया गया है, 360 दिया गया है। 3 वर्ष बाद दोनों की आयु का गुणनफल, मतलब यहां पर ऐसा दिया गया है कि ये हो गई देखो x प्लस 3, ये तो रोहन की आयु है। 3 वर्ष बाद रोहन की आयु ये है। 3 वर्ष बाद उसकी माँ की आयु यहाँ ये है। ये 3 वर्ष बाद की दोनों की आयु का गुणनफल बराबर में दिया गया है 360 दिया गया है। बात क्लियर है कि नहीं। ये दोनों आयु जो है ना 3 वर्ष बाद की आयु है, तो 3 वर्ष बाद की दोनों की आयु का जब गुणा कर दें तो बराबर दिया गया है 360। हमने आपको बताया कि अगर आपने अपने तरफ से कुछ भी इसमें ऐड कर दिया या समझ में नहीं आया कि हमें क्या दिया गया है तो प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। जैसा जैसा प्रश्न कहता है हमें बस वैसे ही करना है, अपने आप आपका द्विघात समीकरण बन के तैयार हो जाएगा। तो कर लेते हैं आपस में गुणा। देखो x का x में गुणा, यहाँ x स्क्वायर मिलेगा। x का गुणा 29 में करेंगे तो 29x मिल जाएगा। 3 का x में आप करो तो 3x हो जाएगा और प्लस 29 दिया और 3 निम 27 और 3 दूनी 6 और 2 8 87 हो जाएगा। ये इधर ले आओ, माइनस में 360 लिख लें और बराबर लिख दें 0। क्या ख्याल है बच्चों, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो अब हमारे पास ये हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस में 29 और 3 दोनों जोड़ो, प्लस में है ना तो दोनों को जोड़ के लिखो। 29 3 होता है 32, दोनों प्लस में है। 29x 3x का योग 32x हो जाएगा। और ये 87 इसमें से कम कर दें तो माइनस का बचेगा। देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, माइनस का ज्यादा है तो निश्चित रूप से माइनस ही बचेगा। 10 में से 7 घटाओ 3 बचेगा। यहाँ 5 मानी 15, 15 में से 8 घटाओ 7 बचेगा। और यहाँ पर 273 लिख दें और बराबर लिख दें 0। तो इस तरीके से बच्चों ये द्विघात समीकरण बन गया। देखो बोलो सही है कि नहीं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, बस ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है, आराम से पढ़ो पूरी बात क्या क्या कह रहा है। और अगर ये समझ में आ गया कि भाई प्रश्न में कहा क्या गया है तो निश्चित रूप से आप कर सकते हो, किसी प्रकार की फिर कोई समस्या नहीं है। ठीक है, एक और प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। देखो एक प्रश्न और दिया गया है। ठीक है बच्चों, इसको रब कर लेते हैं, जल्दी से नोट करो। और आगे आपके पास एक और प्रश्न है, देखो इस पर थोड़ा पहले ध्यान से पढ़ो और फिर इसके बाद हम समीकरण बनाएंगे। देखिए क्या लिखा है इसमें लिखा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। किसी एक चाल से वो 480 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। आगे लिखता है यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, अगर उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती। भाई बिल्कुल लेगी। अगर हम अपनी चाल, हम स्कूल जा रहे हैं, आप स्कूल जा रहे हो और स्कूल जाते जाते जैसे रोज जा रहे हो पर डे, तो थोड़ा हिसाब से जा रहे हो कि रोज आपको 10 मिनट लगते हैं स्कूल जाने में। और आपने अगर साइकिल थोड़ी स्लो कर ली, अपनी साइकिल की चाल कम कर ली, तो बच्चों निश्चित रूप से 10 के जगह आपको 12 या 15 मिनट लग जाएंगे, मतलब समय ज़्यादा लगेगा। अगर आप चाल कम कर देंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। बिल्कुल सही बात है। धीमे धीमे चलोगे भाई समय ज़्यादा लग जाएगा, जल्दी जल्दी चलोगे तो चाल आपकी बढ़ जाएगी और समय आपको कम लगेगा। इतनी बात है। तो अगर समान चाल से जाता है तो प्रश्न कहता है तो उसको जो समय लगता है उस समय से कुछ समय ज्यादा लग जाता है यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो, ऐसा प्रश्न कह रहा है। ठीक है, तो कहता है हमें बताओ कि भाई रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ पर मान लेते हैं हम पहले कि रेलगाड़ी की जो चाल है वो कितनी है। मान लें कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर यहाँ लिख देते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा है।
अब इस चाल से वो 480 किलोमीटर की दूरी जा रहा है, तो कितना समय लगेगा पहले ये निकालो। देखो 480 किलोमीटर दूरी तो उसको जाना है, रेलगाड़ी को कितनी दूरी चलनी है, तय करनी है 480 किलोमीटर दूरी। तो 480 किलोमीटर दूरी जाने में लगा समय, दूरी जाने में लगा समय बताओ कितना लगेगा, लगा समय बोलो कितना लगेगा। बच्चों आपको पता है ये चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये हमारा सूत्र होता है कि नहीं होता? चाल बराबर दूरी बटे समय सूत्र होता है कि नहीं? अब आप यहाँ पर देखो, अगर समय ज्ञात करना हो तो यहाँ से समय बराबर कितना निकल के आएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। हमें तो समय निकालना है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, ये हमारा सूत्र बन गया। दूरी बटे चाल लिखो, दूरी कितनी इसको तय करनी है, दूरी इसको 480 किलोमीटर दूरी जानी है, और किस चाल से जानी है, इस एक्स चाल से जानी है। तो समय हमें कितना मिल जाएगा यहाँ पर, उस रेलगाड़ी को जाने में 480 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, 480 बटे एक्स घंटे का समय लग जाएगा। तब लगेगा ये समय जब उसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तब। अब प्रश्न ये कहता है कि अगर उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, तो अब उसकी चाल स्लो हो गई, कितनी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई। आप यहां पर ऐसे लिख लो, यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, कम हो जाए, यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए तो रेलगाड़ी, तो अब रेलगाड़ी की चाल कितनी हो गई, तो अब रेलगाड़ी की चाल बराबर बताओ कितनी हो जाएगी। भाई पहले x थी, उसमें से 8 कम कर लें, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा अब रह जाएगी। अब उसकी चाल इतनी रह जाएगी। अब यदि इस चाल से वो दूरी उतनी जाए 480 किलोमीटर, तो निश्चित रूप से उसको समय ज़्यादा लगेगा। भाई स्लो स्लो चल रहा है, उसने चाल कम कर ली है। तो आप यहाँ पर लिखो, अब x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 480 किलोमीटर दूरी जाने में लगा समय बताओ कितना समय लग जाएगा। तो बच्चों वही सूत्र वही है, समय बराबर दूरी बटे, दूरी तो उतनी ही जानी है 480 किलोमीटर, और बटे में चाल उसकी कम हो गई, ये वाली चाल रह गई x माइनस 8, इतना समय लगेगा उसको, इतने घंटे का समय लगेगा। बोलो आई बात समझ बच्चों? अगर उसकी चाल ये इतनी कर दी है, मतलब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, तो 480 किलोमीटर दूरी जाने में अब उसको समय 480 बटे x माइनस 8 घंटे का समय लगेगा। अब प्रश्न कहता है कि ये समय तो ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, इसने 3 घंटा ज़्यादा समय लिया, पहले 3 घंटा कम समय लगा था, अब की बार 3 घंटा ज़्यादा समय लग गया, तो ये 3 घंटा ज़्यादा समय है। इसका मतलब इस समय में से इसको घटा दिया जाए तो 3 घंटे का फर्क निकल के आ जाएगा। प्रश्न कह रहा है, तो आप यहाँ लिखो प्रश्नानुसार, मतलब ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ अगर इसने 10 घंटे लिए तो पहले 7 ही घंटे लिए थे, अब इसने अब की बार स्लो चल के 3 घंटे बढ़ा लिए, अर्थात उसने अब 10 घंटे समय ले लिया। उदाहरण के लिए है, अगर ये माने कि यहाँ पर 7 घंटे समय लगा था, तो अब इसको अब की बार 10 घंटे लगाए, मतलब यहाँ 3 घंटे समय ज़्यादा लगा है। तो इसका मतलब ये 3 घंटे ज़्यादा समय है, तो इसमें से इसको घटाओ, बराबर 3 घंटा लिख सकते हैं कि नहीं? तो बस वही लिखना है आपको, प्रश्न के अनुसार लिखना है 480 बटे में x माइनस 8, और ये इसमें से घटाओ कितना, 480 बटे x घटा दें तो 3 घंटे का समय निकल के आ जाएगा। ये 3 घंटा ज़्यादा है, ये 3 घंटा कम है, तो इसमें से इसको घटाओ, 3 घंटे का समय अंतर निकल के आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ये प्रश्न के अनुसार शर्त दी गई थी। अब यहाँ पर इसको हल करो और द्विघात समीकरण बन जाएगा। देखो कैसे करना है बच्चों, एक सरलतम रूप इसको ऐसे हल करो, एलसीएम बाद में लें। 480 दोनों जगह से हमें कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 480 है, यहाँ भी 480 है, तो हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ बचेगा 1 और बटे में लिखना है x माइनस 8, माइनस यहाँ भी बचेगा 1, बटे में लिखना है x, और इधर बराबर लिखते हैं 3।
इसके और आगे ध्यान से देखो तो 480 इंटू यहाँ से x इंटू एक्स माइनस 8 आ जाएगा, एलसीएम आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। यहाँ से देखिए x का गुणा करो, फिर माइनस का ये वाला निशान लगाओ, और यहाँ इसमें गुणा करना है तो देखो x माइनस 8 लिख लें। फिर से समझो, x का गुणा x में हो गया, फिर ये माइनस, अब ये 1 का गुणा यहाँ करोगे तो माइनस की वजह से हमने कोष्टक लगा लिया। यहाँ पर जब कोष्टक खोलोगे ये निशान प्लस हो जाएगा। अगले स्टेप में कर लेते हैं, बराबर में 3 लिखो। आगे आपके पास ये बचेगा देखो 480 इंटू में x माइनस एक्स प्लस में लिखो 8, और नीचे बटे में लिखना है x इंटू, या फिर x का अंदर गुणा कर दें, x और x का गुणा करो तो ये बन जाएगा x स्क्वायर, फिर माइनस में 8 और x का गुणा 8x, और इधर बराबर क्या लिख दें 3। ये माइनस x, ये प्लस x खत्म। अब क्या बचा, ध्यान से देखो, अब क्या बचा, ये है 480 और गुणा में लिखा है 8, ये देखो गुणा में 8, नीचे बटे में आ जाओ, बटे में क्या करना है एक्स स्क्वायर माइनस 8x लिखना है, और बराबर यहाँ लिखा है 3। ये देखिए बच्चों, ठीक है कि नहीं। अब एक काम करते हैं, 3 से यहाँ कैंसिल पहले करो, 3 एकम 3, 3 से इसको कैंसिल करो, 3 एकम 3 और 3 छंग 18 और 1 0, ठीक है। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 का गुणा यहाँ कर दो, और ये आपका 160 गुणा 8 का 1 में करना है गुणा। तो पहले यहाँ कर लेते हैं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 8x का 1 में गुणा, इतना ही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब इस 1 का करोगे तो अभी 1 का गुणा करने से कोई फर्क नहीं, बस इसका यहाँ गुणा कर दें, 16 × 128 होता है, तो 128 पर एक बिंदी आपको 0 बढ़ा लेनी है। तो ये हमारा गुणनफल हो गया। 160 में 8 का गुणा करेंगे तो आपको 1280 मिलेगा। ये 1280 इधर ले आओ तो मेरे ख्याल से एक बढ़िया सुंदर आपको यहाँ द्विघात समीकरण बनता दिखाई दे रहा है। अब इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। बोलो द्विघात समीकरण बच्चों बन गया कि नहीं। 180 इधर ले आए, ये सॉरी 1280 इधर ले आए तो माइनस का हो जाएगा, इधर कुछ नहीं बराबर 0 बचेगा। तो ये भी देखो द्विघात समीकरण है। हमसे जो प्रश्न में कहा गया है उस शर्त के हिसाब से हमें द्विघात समीकरण बना के दिखाना है, हल नहीं करना है, काम खत्म। ये द्विघात समीकरण बन गया। जो हमारा कथन दिया गया था उस कथन से हमने द्विघात समीकरण बनाया। ठीक है बच्चों, बात क्लियर होगी। थोड़ा सा ये समझने वाला प्रश्न एक बार फिर से पूरा समझ लेते हैं। 480 किलोमीटर दूरी जानी है, रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा है। 480 दूरी जाने 480 किलोमीटर दूरी जाने में कितना समय लगेगा। समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटे चाल। दूरी गया 480, चाल है उसकी x, तो 480 बटे x घंटे का समय लगेगा। अब उसकी चाल हो गई कम, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई। तो पहले x थी तो उसमें से 8 कम कर लें तो चाल कितनी रह गई, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा रह गई। अब इस चाल से वो उतनी ही दूरी जा रहा है, 480 किलोमीटर की दूरी। तो इस चाल से 480 किलोमीटर दूरी जाने में लगा समय बराबर हो जाएगा, वही सूत्र वही है, दूरी बटे चाल। दूरी अब की बार 480 चला, उतनी पुरानी जितनी पहले चला था आपकी भी उतनी चला, लेकिन उसने चाल कम कर ली तो चाल उसकी ये है x माइनस 8, तो दूरी बटे चाल। अब ये समय उसने कहा है 3 घंटा ज़्यादा है, ये समय 3 घंटा कम है, तो इसमें से इसको घटा दें, 3 घंटे का अंतर निकल के आ जाएगा। ये 3 घंटा ज़्यादा है, ये 3 घंटा कम है, तो इसको इससे घटाओ बराबर 3 घंटा लिख दे, और इसके बाद इसको हल किया है, ये आपका द्विघात समीकरण बन गया है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से यहाँ पर ये एक्सरसाइज 4.1 जो एक्सरसाइज थी उसमें केवल 2 बातें पूछी गई थी कि पहले तो आप ये जस्टिफाई करो, ये पहचानो कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, जांच करो कि द्विघात समीकरण है या नहीं। वो कुछ पहले प्रश्न थे, उसमें 8 प्रश्न थे, वो कंप्लीट आपने किए। इसके बाद में यहाँ पर 4 प्रश्न, दूसरे वाले प्रश्न में 4 भाग थे जिसमें द्विघात समीकरण बनाना सिखाया गया था कि भाई द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं वो बताओ। तो यहाँ पर चारों प्रश्न आपने हल किए और चारों प्रश्नों को हल करके द्विघात समीकरण बनाना आपने सीखा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये बिल्कुल आपको कंप्लीट हो गए होंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अगर समस्या है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि समस्या नहीं है, बिल्कुल एकदम बढ़िया समझ में आ रहा है, तो अभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि हाँ सर समझ में आ गया है। ठीक है, तो अब अगले लेक्चर में हम लोग इस द्विघात समीकरण के हल करने की विधियाँ सीखेंगे। द्विघात समीकरण को कैसे कैसे हल करते हैं वो आप अगले वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, और जिसकी एक्सरसाइज होगी 4.2, पहले
उसके कुछ एग्जाम्पल करेंगे, फिर 4.2 एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, बढ़ते बढ़ते आराम से धीमे धीमे चलेंगे। बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, बहुत ही जल्दी, है ना, हमारा कोर्स ऐसे मान के चलो नवंबर के तक निश्चित रूप से आपका पूरा कोर्स फिनिश हो जाएगा। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। एक एक करके विद एग्जाम्पल आप करेंगे तब भी नवंबर से ज़्यादा तो जा ही नहीं सकते। इसके बाद दिसंबर और जनवरी हमारे पास भरपूर समय मिलेगा, जिसमें बहुत अच्छा रिवीजन करेंगे, सब वन शॉट देंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, एकदम कंप्लीट होगा कोर्स। ठीक है, और मेरा ऐसे उम्मीद है कि आप लोग अगर पूरा साथ देंगे, पूरा पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से आपके 100 में 100 नंबर आएंगे। ये कह सकते हैं कि 70 में 70 आएंगे, है ना। 30 तो वो मुफ्त वाले नंबर वो स्कूल के होते हैं, है ना, वो तो स्कूल में मिलेंगे। अगर आप अच्छा जानते हो तो बिल्कुल 30 में 30 मिलेंगे। लेकिन अगर आप पूरा अच्छे से सीखते हो, बढ़िया एकदम कंप्लीट करते हो, तो निश्चित रूप से 70 में 70 नंबर पूरे मैथ में आपके आएंगे। 30 वो मिला के पूरे 100 में 100 आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें और पढ़ते जरूर रहें। बाय बाय।